So friends, a very warm and a very lovely good morning to all of you. Friends, welcome to the second session of graphical method of solving a linear programming problem. तो फ्रेंड्स ये सेकेंड लेक्चर है. जो पिछला लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, मतलब आपके पास एक पूरा मतलब एक क्वेश्चन होता है लंबा चौड़ा, उसके अंदर आपको सारा डाटा दे रखा होता है और आपको उस डाटा को मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट करना होता है. तो एक बार जब आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया, मतलब इस तरह से कि मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, और z नीचे लिखा आपने z इज इक्वल टू, और उसके बाद आगे एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब हमें इस इक्वेशन को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, और नीचे जितनी भी कंडीशंस है वो लिखी हुई है. और लास्ट में, क्योंकि आप जानते हो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो x1 x2 x3 जितने वेरिएबल्स है ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, तो एक बार जब आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के मतलब बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जो सबसे पहला और जो सबसे आसान मेथड है, जो हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा था, दैट वाज ग्राफिकल मेथड. मतलब ये आसान प्रॉब्लम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए जिसके अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास. मतलब एक है x1 और दूसरा है x2. तो अगर आपके पास प्रॉब्लम में सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप जो प्रॉब्लम है आप उसे ग्राफिकली यानी विद ज्योमेट्रिकली आप सॉल्व कर सकते हो. अपना पेपर के ऊपर एक ग्राफ बना के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो ग्राफिकली फ्रेंड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब कुछ छोटे से बेसिक स्टेप्स हैं. एलपीपी का सबसे पहला स्टेप तो होता है, वो तो यही होता है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है. ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है आप उसे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आप प्रेजेंट करोगे. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे होते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. ठीक है, तो बेसिकली अब हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. द बेस्ट पार्ट इज कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं. उसका रीजन ये है कि x1 और x2 दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 रहते हैं. ठीक है, तो ये ओरिजिन आ गया. यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया. इस साइड पे x1 आ जाएगा, इधर x2 आ जाएगा. आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं. ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया. मतलब ये आपने जब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया, इट सिंपली इंप्लाइज कि x1 और x2 दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहां तक आपको समझ आ गए, क्लियर हो गए. ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप रहता है, आपके पास जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो इक्वेशंस, जो इनइक्वालिटीज आपको मतलब क्वेश्चन में दे रखी है, उन सभी इनइक्वालिटीज को आपको रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस. उन सभी जो इक्वेशंस जो आपको इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 इट इज लेस देन इक्वल टू 100. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100 आपको सपोज कीजिए आपको दे रखा है. तो अब क्या चीज है, आपको एक इक्वेशन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हो. ठीक है, अब आपको उसके लिए करना क्या है, ध्यान से सुनेगा. आप ये जो इनइक्वालिटी है आप इसे इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100. ठीक है, इनइक्वालिटी चाहे लेस देन हो, इक्वल टू हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, आप टेम्परेरीली इसे भूलकर यहां पर इक्वल का साइन लगा दीजिए. ठीक है, अब क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन यहां पर तैयार होगी है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100, ये एक लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई. अब हम ये लाइन की इक्वेशन यहां पे बड़े आराम से ड्रॉ कर लेंगे. उसका सीधा सा फंडा है, एक बार आप x1 को 0 ले लो, x2 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, मतलब मैं x1 को 0 ले रहा हूं, 0, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100. ठीक है, फिर आप क्या करो, x2 को 0 ले लो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में 100 आ गई है. तो मैंने x2 को 0 लिया, तो x1 की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, 100 आ गई. अब आपके पास इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. आप वो दोनों पॉइंट्स यहां पर इस ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए. तो सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है ये आ गया मेरा 100,0, ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट आ गया. ठीक है, और ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया हमारा 0,100, ये पहले वाला पॉइंट आ गया. ठीक है, अब जो लाइन है वो इसके थ्रू पास कर रही है, तो आपने ये जो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, तो अभी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है जो इस
इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पर एक्चुअल में इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली इक्वालिटी नहीं थी, वो इनइक्वालिटी थी, ठीक है ना। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है आपको, ये जो इनइक्वालिटी है किसी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये एक लाइन है, अब या तो इस लेफ्ट साइड वाले रीजन को रिप्रेजेंट करिए या इस लाइन के राइट साइड वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो बेसिकली क्या फंडा होता है, क्या अगर तो लेस देन इक्वल टू वाली अगर इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू वाली, तो ओरिजिन की साइड का रीजन हम लेंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली अगर इनइक्वालिटी है तो ओरिजिन से अपोजिट वाला दूर वाला रीजन हम लेंगे। समझ आ रहा है आपको? अगर तो लेस देन इक्वल टू का साइन है तो मतलब रीजन कौन सा होगा, तो रीजन ये वाला होगा, ओरिजिन की तरफ वाला। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो इस लाइन के दूसरी तरफ वाला रीजन हम लेंगे, ओरिजिन से दूर वाला। ये चीज आपको समझ आ रही? मतलब सिंपल सा फंडा होता है, आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, आप उसे देख लो कि वो, जैसे मैंने सपोज करो ओरिजिन ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब x1 प्लस x2 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये 100 से कम है, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट है ये मेरी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉमन सेंस से जो मैं रीजन लूंगा वो इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला लूंगा। यहां तक आपको समझ आ गया? अब सपोज कीजिए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होता, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप ओरिजिन को यहां पुट करके देखिए, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं है, यानी कि 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यानी कि जो रीजन है वो लाइन के लेफ्ट वाला नहीं, लाइन के राइट साइड वाला होगा। ये चीज आपको समझ आ रही? तो इस तरह से चीजें काम करती है, ठीक है। तो अब क्या चीज है, सबसे पहली चीज तो ये थी कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो मतलब ये यहां पर आप एरो लगा सकते हो, इट सिंपली इंप्लाइज कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहां पर आप एक लाइन लगा सकते हो, इट इंप्लाइज कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बात कर रहे हैं, जो पॉइंट है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। उसके बाद जितनी भी कह रहा हूं, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, आप उन्हें इक्वालिटी मान के एक लाइन प्लॉट करोगे, आप उन इक्वेशंस को प्लॉट करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि रीजन कौन सा, उस इनइक्वालिटी में कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं। अगर लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी तो आप ओरिजिन की साइड वाली बात, रीजन की बात कर रहे हो, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी तो फिर आप लाइन के राइट साइड वाले यानी ओरिजिन से अपोजिट साइड वाला जो रीजन है, आप उस रीजन की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी इक्वेशंस आपके पास बन रही हैं, आप उन सबको प्लॉट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन प्लॉट करी, सपोज कीजिए वो इस तरह से ड्रॉ हो रही है, लाइक दैट, इस साइड वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी रीजन्स आप ड्रॉ कर, सभी इक्वेशंस आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप लिख लीजिए कि कौन से रीजन की, आप एरो डाल दीजिए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम निकालेंगे एक कॉमन रीजन जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है, फिजिबल रीजन इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए, ये जो लाइन है फिजिबल रीजन इस लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, फिजिबल रीजन इसके ऊपर आएगा, जो हमारे वाई एक्सिस है, फिजिबल रीजन इसके राइट में आएगा। तो आप एक कॉमन रीजन आप देखते हैं जो सभी इक्वेशंस सेटिस्फाई सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो जब आप ड्रॉ करोगे कॉमन रीजन, तो वो इस पर्टिकुलर केस में सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां तक समझ आ गए? तो ये हमने बेसिकली, ये रीजन है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ये क्या है? दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ये वो रीजन है जो सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने फिजिबल रीजन हमने निकाल लिया। ये जो रीजन है सभी इनइक्वालिटीज को, सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा, आपके पास। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3y इज इक्वल टू z। मतलब ये सपोज कीजिए प्रॉफिट है, दिस इज अवर प्रॉफिट, और ये आपको मैक्सिमाइज करना है, सॉरी x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू z। ये हमारा प्रॉफिट है और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब आप एक नई इक्वेशन प्लॉट कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप एक नई इक्वेशन आप प्लॉट कीजिए, नई इक्वेशन, ठीक है। वो आप प्लॉट कीजिए x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या इक्वेशन है, हमने जो हमारा प्रॉफिट है हमने उसे जीरो ले लिया, ठीक है, जो प्रॉफिट की इक्वेशन थी उसमें जो प्रॉफिट है z हमने उसे जीरो ले लिया, ठीक है, तो जीरो ले लिया है। अब हम नई इक्वेशन हम प्लॉट कर रहे हैं। अब ये जो z इज इक्वल टू जीरो वाली जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से तो पास करेगी करेगी, तो हमें नजर आ रहा है कि 0 + 3 × 0 = 0, तो ये ओरिजिन से तो पास करेगी ही करेगी, कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, x1 की कोई वैल्यू रख लीजिए, आप x1 की कोई वैल्यू रख लीजिए आप, ठीक है। तो x1 की वैल्यू सपोज करो मैंने 10 रखी, सपोज कीजिए मैंने 10 रखी, तो 10 + 3x2 = 0, तो ये क्या आ गया 3x2 = -10, तो x2 क्या आ गया -10/3, यानी कि -3.333, इस तरह से ये चीज, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, ऑफ कोर्स जो पॉइंट है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, पर ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ये x1 की वैल्यू मैंने ली 10 ले लिया ये पॉइंट, ठीक है, और x2 की वैल्यू माइनस साइड में नेगेटिव की तरफ है, कितनी है, ये आई है -10/3, x1 कितना है 10, x2 क्या है -10/3। अब ये बेसिकली जो लाइन है x1 + 3x2 = 0, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक तो ओरिजिन है 0,0 और एक है कौन सा 10, -10/3, तो ये जो लाइन है इन दोनों इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो हमारे इस नए पॉइंट से जो मैंने निकाला है और ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x1 + 3x2 = 0। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि z की वैल्यू, z जो हमारा प्रॉफिट है वो जीरो आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो अब क्या चीज है, जैसे से आप इस लाइन को पैरेलली, मतलब ये लाइन है, लाइन जो है आप इसे मूव कराएंगे राइट की तरफ पैरेलली, ठीक है, मतलब ये लाइन आपको नजर आ रही है, अब ये देखिए थोड़ी सी आगे मूव करिए, ठीक है, ये पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी और आगे मूव करिए, ये देखिए थोड़ी और आगे मूव करिए, थोड़ी और आगे मूव करिए, थोड़ी और आगे मूव किए, ठीक है। तो ये क्या है, मैं बेसिकली इस लाइन के पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे से आप नोटिस करोगे कि जैसे से आप इस लाइन को दूर जाते जाओगे, इस लाइन को पैरेलली आप मूव कराओगे और इस हमारी इनिशियल लाइन को जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, आपका जो प्रॉफिट z की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स पे z की वैल्यू सेम आएगी, मतलब ये मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, मैं इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, सभी पॉइंट्स पे z सेम आएगा। इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर z की वैल्यू सेम आएगी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर z की वैल्यू सेम आएगी, और जैसे से लाइन ओरिजिन से दूर होती जा रही है वैसे वैसे जो हमारा प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। जैसे से लाइन ओरिजिन से दूर होती जा रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो क्या चीज है, अब जैसे सपोज कीजिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे z की वैल्यू सेम है, प्रॉफिट की वैल्यू काफी ज्यादा है, अब और आगे मूव कर रहा है, प्रॉफिट और बढ़ गया है, और आगे मूव कर रहा है, प्रॉफिट और बढ़ गया है, लास्ट में लाइन पैरेलली मूव कराते कराते मेरी लाइन यहां तक पहुंच गई, ये चीज ये, ठीक है। अब यहां से ये लाइन पास कर रही है, इस सिर्फ रीजन को अब ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है इस वक्त वो मैक्सिमम आ रहा है। अब अगर आप इस लाइन को थोड़ा और पैरेलली अगर थोड़ा और आगे अगर लेके जाओगे तो क्या होगा, तो जो लाइन है वो फिजिबल रीजन से बाहर चली जाएगी, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही, क्लियर हो रही है चीज आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपने, z की जो इक्वेशन है z जैसे यहां पर है x1 + 3x2, आप इसे 0 के इक्वल पुट कीजिए, आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर दी, अब आप उसके पैरेलल्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका जैसे से आप दूर जाते जाओगे ओरिजिन से आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जब आप फारदेस्ट पॉइंट पे होंगे, ओरिजिन से सबसे दूर वाला पॉइंट कहां पर है, यहां पर, नहीं पूरा सेंटेंस पूरा करने दो, ठीक है। जब आप ओरिजिन से फारदेस्ट पॉइंट पे होंगे, ठीक है, सबसे आपकी जो पैरेलल लाइन है वो सबसे ज्यादा दूर होगी और वो हमारे फिजिबल रीजन से पास कर रही है, हमारे फिजिबल रीजन को टच कर रही है, ठीक है। या तो मतलब उसको टच कर रही होगी किसी एक पॉइंट पे या फिर मल्टीपल पॉइंट्स पे, वो भी अभी आपको बताता हूं वो क्या चीज है,
ठीक है ना। तो आप वो जो लाइन है वो हमारी विजुअल रीजन को जो फारदेस्ट पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। वो जो फारदेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज अवर ऑप्टिमल पॉइंट, वो है हमारा ऑप्टिमम पॉइंट। उस पॉइंट पर जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये तो हमने बात करी मैक्सिमम की। अब सपोज करो कि आपको कोई चीज है वो मिनिमाइज, आपको कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन में क्या होता है कि सपोज कीजिए जब आपने फिजिबल रीजन आपने बनाया, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि सपोज करो जब आपने फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ किया, जब आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो फिजिबल रीजन है वो कुछ इस प्रकार से बन के आया, कुछ इस प्रकार से बना। जो फिजिबल रीजन है वो कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है। सपोज कीजिए जब आपने लाइंस वगैरह ड्रॉ करी, आपने फिजिबल रीजन निकाला, वो कुछ इस प्रकार से है। हो सकता है कैसे, अब ये रीजन कैसे आएगा, सपोज कीजिए ये लाइन एक है, ठीक है, और ग्रेटर देन वाला कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन, तो इस साइड वाला फिजिबल रीजन आएगा। एक ये वाली लाइन थी, ग्रेटर देन वाला कंस्ट्रेंट है, तो इस साइड का रीजन आएगा। तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपके पास ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला। ऐसे दो लाइंस और है, ठीक है। तो ये रीजन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको इसमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, ठीक है, तो क्या करोगे, आपने ये लाइन ड्रॉ करी, आप इस लाइन को मूव कराओगे, ठीक है, और ओरिजिन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जहां पर ये जो लाइन है ये हमारे विजिबल रीजन को टच कर रही है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, ओरिजिन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो आपकी ये z वाली जो लाइन है z इज इक्वल टू 0 के इसके पैरेलल है, ठीक है। तो वो जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर इसके पैरेलल एक लाइन इस विजिबल रीजन को टच कर रही है, वहां पर आपका जो z है वो सबसे कम होगा, वहां पर जो कॉस्ट है, जो हमारा फंक्शन है वो सबसे कम होगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट्स को एज इक्वालिटी प्लॉट करना है। सभी कंस्ट्रेंट्स को आपने प्लॉट कर दिया, फिर आप एक फिजिबल रीजन देखते हो कि वो कौन सा फिजिबल रीजन है, वो कौन सा फिजिबल रीजन है जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप ये बेसिकली आप फिजिबल सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिजिबल रीजन नहीं निकालना, हमारा मकसद है ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है या कॉस्ट मिनिमम है। तो आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट को या कॉस्ट जो भी है आप उससे जीरो मान के, z इज इक्वल टू 0 मान के आप इक्वेशन लिखते हो और आप उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन लिखते हो, ठीक है। फिर आप उस लाइन को पैरेलली आप मूव कराते हो। अगर तो आपको मैक्सिमाइज करना है तो फिजिबल रीजन में जो फारदेस्ट पॉइंट जो उस लाइन को टच करेगा दैट्स योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और अगर आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो फिजिबल रीजन का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जो इसको टच करेगा दैट विल बी अवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। समझ आ रहा है, ठीक है। बाकी जब करोगे तो और सीखने को मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब जो लाइन है, लाइन जब आपने मूव कराया, ठीक है, आपने मूव कराया तो लाइन वो पैरेलल आ गई, पैरेलल, ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट है और जो हमारे प्रॉफिट फंक्शन है ये सपोज करो इसके पैरेलल है, ठीक है, और मूव करा रहे हो तो ये और ये लाइन कंसाइड कर गई, कंसाइड मतलब ये पूरी की पूरी लाइन ही इसके ऊपर मैच कर गई। तो ये केस होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे इसके अंदर। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, जितने इस लाइन के ऊपर जो कंसाइड कर रही है जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन बनेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सभी पे प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा और सब पे प्रॉफिट सेम आएगा, ठीक है। तो मतलब मुझे याद है बचपन में ना, मैं बचपन जब बहुत छोटा था पेरेंट्स मुझे ट्रेडवेयर लेके गए थे, वहां से मैंने एक स्केल परचेज किया था, ठीक है। मतलब वो स्केल बड़ा खास था, बहुत खास था वो। एक स्केल है और उसके ना यहाँ पे रोलर लगा हुआ था, ठीक है, उसके यहाँ पर रोलर लगा हुआ था। बेसिकली वो एक डिवाइस थी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और मैंने उसका बाद में स्कूल में मतलब काफी इस्तेमाल किया है पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए अपने स्कूल टाइम में, तो मैं काफी छोटा था। तो बेसिकली क्या है, मतलब बड़ा मैंने वो संभाल के रखा काफी बहुत टाइम तक, मतलब मेरे पास था वो। तो जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, उसके बाद क्या मैं इसके ऊपर स्केल रख के पैरेलली उसे मूव कराता था, मूव करा के मतलब देख लिया कि कौन से फारदेस्ट पॉइंट पे वो जो स्केल है वो टच कर रहा है। तो जहां भी फारदेस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। पर राजी प्रैक्टिकली ना, मतलब ये काम काफी मुश्किल है, ठीक है, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना काफी मुश्किल है, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली करोगे तो बात नहीं बनेगी।
तो उससे अच्छा मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक बात याद रखना हमेशा कि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है इट विल ऑलवेज बी ऑन द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। जो ये आपका फिजिबल रीजन आ रहा है, ये जो आपका फिजिबल रीजन आ रहा है, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो हमेशा इसके कॉर्नर पे होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली ये फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके कितने कॉर्नर्स हैं? एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो ये चारों कॉर्नर्स आपको पता है, आप ग्राफ से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ये जो चारों कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको इन सभी कॉर्नर्स पे x1 x2 की वैल्यू मालूम है। जैसे यहाँ पर x1 x2 दोनों ही जीरो है, यहाँ पर x1 की कुछ वैल्यू होगी x2 जीरो होगा, यहाँ पर x2 की कुछ वैल्यू होगी x1 जीरो होगा, यहाँ पर भी दोनों की कुछ वैल्यू आ रही होगी। या तो हमें ग्राफ से पता लग जाएगी, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे कर रही है दैट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट्स मालूम है और हमें पता है इन चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो ऑप्टिमम है, ठीक है। अब चारों पॉइंट्स पता है, ये z की इक्वेशन तो हमें मालूम है, z के अंदर वैल्यू पुट करो, x1 और x2 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। चारों पॉइंट्स पे प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो, चारों पॉइंट्स पे जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रॉफिट की मिल रही है दैट इज अवर आंसर। समझ आ गए, ठीक है। तो एग्जाम में निकालने का तरीका क्या है, आपने जैसे एक बार ये रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, आपने एक बार रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉर्नर है फिजिबल रीजन की, ये कॉर्नर्स आपको निकालने। उसके बाद आपको इन कॉर्नर्स पे प्रॉफिट निकालने इस इक्वेशन में x1 और x2 पुट करके, फिर जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, दैट इज योर ऑप्टिमम पॉइंट। समझ आ गए, जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो हमेशा ही जो आपका ये ऑप्टिमल रीजन है, इसके फिजिबल रीजन है, इसके कॉर्नर पे लाई करेगा। अब कई बार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज करो यहां पे निकाला तो भी आपका प्रॉफिट 1000 आ गया, और जब यहां पे निकाला तो भी आपका प्रॉफिट 1000 आ गया, ठीक है। यहां पे भी 1000 आ रहा है, यहां पे 1000 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली लाइन है ना, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मतलब वी आर गेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन इन दिस केस। इस लाइन पे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो सारा हमारा मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है, ये सिर्फ तभी होता है, दो कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशंस क्या है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो कंस्ट्रेंट है, ये वाली जिसने लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इट मस्ट बी पैरेलल टू अवर प्रॉफिट या कॉस्ट लाइन। जो आपके जो ऑप्टिमल फंक्शन है उसकी जो लाइन है, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये उसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए, दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि दिस मस्ट बी एन एक्टिव कंस्ट्रेंट। एक्चुअली जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं अभी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं पैसिव। अब एक्टिव कंस्ट्रेंट क्या है, वो कंस्ट्रेंट जो आपकी जो बाउंड्री फिजिबल रीजन जो आपने ड्रॉ किया है, वो कंस्ट्रेंट जो उस फिजिबल रीजन का हिस्सा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन एक्टिव कंस्ट्रेंट। समझ आ रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो रीजन जो आपके फिजिबल रीजन का हिस्सा है, जो वो कंस्ट्रेंट जो आपके फिजिबल रीजन का हिस्सा है, दैट इज एन एक्टिव कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये हमारा एक फिजिबल रीजन है और मैंने एक और लाइन यहां पे ड्रॉ कर रखी है, दिस इज आल्सो कंस्ट्रेंट, ये भी एक कंस्ट्रेंट है, पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा। हमारा फिजिबल रीजन ये वाला है, ये जो कंस्ट्रेंट है बिल्कुल भी एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा। सो दिस कंस्ट्रेंट इट इज नॉट एन एक्टिव कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या है, एक लाइन है, ये देख रहे हो ना, कंस्ट्रेंट्स क्या है, लाइंस है जो आपने ड्रॉ की, ठीक है। अगर वो लाइन फिजिबल रीजन को टच कर रही है, अगर वो उसका हिस्सा है, दैट मींस इट इज एन एक्टिव कंस्ट्रेंट। समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है। अब बेटर ये रहेगा कि हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने जब कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है, आपने जब कंस्ट्रेंट ड्रॉ किए तो एक कंस्ट्रेंट है x2 ग्रेटर देन 20, तो ये आ गया x1, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया x2, ठीक है। अब ये आ गया 20, ठीक है, तो इससे ग्रेटर देन है, तो ये वाला ये आ गया हमारा रीजन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, x2 लेस देन 10 या लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। एक था x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एक है लेस देन इक्वल टू 10, तो ये x2 इज इक्वल टू 10 आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने उस सही वाला रीजन आपने ड्रॉ किया जो ये इनइक्वालिटी प्रेजेंट करता, तो ये आ गया,
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कोई ऐसा रीजन है ही नहीं, कोई ऐसा रीजन है ही नहीं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। एक इक्वेशन कह रही है कि जो x2 है वो 10 से कम है, दूसरी इक्वेशन कह रही है कि x2 20 से ज्यादा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप निकालोगे तो इसमें क्या होगा, इट विल हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई फिजिबल रीजन यहाँ पर निकलेगा ही नहीं। समझ आया? ठीक है। बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब चीजें और क्लियर होती जाएंगी। बाकी बेसिक फंडा आपको पता लग गया, ठीक है ना। आप ग्राफ लो, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाओ, सारी इक्वेशंस प्लॉट करो, कॉमन रीजन आप निकाल लो। उसके बाद आप फिर z प्रैक्टिकली आपने कॉमन रीजन निकाल लिया, कॉर्नर्स फाइंड आउट करो उसके क्या है, कॉर्नर हर कॉर्नर पे प्रॉफिट निकाल लो, जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा दैट इज अवर आंसर। समझ आ रहे हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं।